हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी के प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे सारे वीडियो आपको मिल जाए। ये जो हमारी साइंस की श्रृंखला है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही पढ़ते हैं, इसको पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसमें हम लोग NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ वो क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, बिहार के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार टीचिंग एग्जाम हो या बिहार में हो रहे किसी भी एग्जाम, बिहार PCS तक के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, जो बोर्ड होता है, जो आयोग होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो जो इसके पहले की वीडियो में हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे, वो यही वाला क्वेश्चन था। इससे आज हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या था? हार्ट पंप ओनली इम्प्योर ब्लड इन द केस ऑफ। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का पंप करता है किसमें? शार्क में, व्हेल में, छिपकली में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शार्क में। शार्क में जो हार्ट होता है वो अशुद्ध ब्लड को पंप करता है। अगला क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। ठीक है, आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्शन आर्क होता है। रिफ्लेक्शन आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीभ के स्वाद नहीं है। मतलब इसमें पूछा है कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है। ये 69th BPSC 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जीभ का स्वाद कौन सा नहीं है। आपको पता है हमारा जीभ उल्टे यू के आकार का होता है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ से ये जो होता है फ्रेनुलम से अटैच होता है और जो आगे वाला भाग होता है ये होता है, यहाँ पे स्वीट होता है, फिर यहाँ पे खट्टा होता है दोनों तरफ, और इस साइड नमकीन होता है। सॉरी, इस साइड क्या होता है? हाँ, नमकीन होता है। और यहाँ पे जो होता है वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है? कड़वा होता है और बीच में उमामी होता है। बीच में क्या होता है? उमामी होता है। जबकि अगर बात करें जीभ का स्वाद कौन सा नहीं है, तो मसालेदार और तीखा ये दोनों टेस्ट बड जो होते हैं, स्वाद ग्रंथियाँ जो होती है, वो हमारे टंग्स पे नहीं पाई जाती हैं। टंग्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैंने बहुत डिटेल में आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया कौन से टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं और उनका क्या क्या कार्य है, बहुत अच्छे से समझाया। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मसालेदार और तीखा टेस्ट बर्ड हमारे जीभ पे नहीं पाया जाता है। मीठा पाया जाता है सबसे आगे वाले भाग में, कड़वा सबसे पीछे वाले भाग में, नमकीन ये कड़वा के बाद पाया जाता है, और जो उमामी होता है ये बीच वाले मिडिल वाले पार्ट में पाया जाता है, और खट्टा जो होता है ये मीठे के बाद में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात कर रहा है मैमल्स की। मैमल्स का डायाफ्राम पूछा है कि मैमल्स का डायाफ्राम कैसा होता है। तो डायाफ्राम जो होता है ये फेफड़े के नीचे स्थित एक श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है, जिसका आकार कुछ ऐसे होता है और ये फेफड़े के नीचे होता है। यहाँ पे हमारे रिब्स होते हैं और रिब्स के नीचे जो होता है वो डायाफ्राम होता है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये हमारा डायाफ्राम फूलता और पचकता है। सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायाफ्राम क्या होता है? फूलता और पचकता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है? एक गुंबद के आकार का बन जाता है, यानी कि फूल जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम कैसा हो जाता है? गुंबद के आकार का जब फूल जाता है, और जो बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिजड़े को ऊपर की ओर खींचती हैं। ठीक है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, छोड़ते हैं तब क्या होता है? ये जो होता है मांसपेशियां क्या होती हैं? पिछड़े के अंदर और नीचे की ओर धकेली हुई स्थिर हो जाती हैं, जिससे वश आयतन कम हो जाता है और फुसफुसियों दबाव बढ़ता है। हवा फेफड़े से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः क्या होता है? श्वसन क्रिया के दौरान डायाफ्राम एक से अधिक आकार लेता है, यानी कि फूलता और पचकता रहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि डायाफ्राम क्या होता है? फूलता और पचकता रहता है। अगला क्वेश्चन है,
मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, यानी कि ब्लड प्रेशर पूछा है कि कौन सा भाग है जो बीपी का नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। क्या वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, खोपड़ी है, हाइपोथैलेमस है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बैकबोन, स्कल्स और हाइपोथैलेमस तीनों ही बीपी का नियंत्रण करते हैं, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों के यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है पीयूष ग्रंथि का कार्य। तो पीयूष ग्रंथि क्या होता है? पीयूष ग्रंथि जो होता है वो मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी कि मस्तिष्क में एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। ये क्या करती है? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्लैंड होती है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाह्यस्रावी ग्रंथि है या फिर मिक्स ग्लैंड है। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जो पीयूष ग्रंथि होता है ये व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि क्या करता है? व्यक्ति के स्वभाव को, स्वास्थ्य, वृद्धि को और लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। यानी कि पुरुष में यौन अंगों को विकसित करता है, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और स्वास्थ्य को भी प्रेरित करता है, स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण रखता है, यानी कि शुगर और साल्ट की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्रोपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे पूछा है जब नेत्र दान होता है तो वहाँ पे कौन सा हिस्सा जो है वो प्रत्रोपित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये मानो आंख का भाग है और ये नेत्रदान के टाइम कॉर्निया को ही प्रत्रोपित किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कॉर्निया? यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है। क्या होती है? पारदर्शी परत होती है। कॉर्निया जो होती है ये बाहरी पारदर्शी परत होती है। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है वो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना तथा आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। क्या करता है? ये जो आंखों में प्रवेश कर रहा प्रकाश है उसको अपवर्तित करता है, प्रकाश को अपवर्तित करता है और आंखों के फोकस को बढ़ाता है और ऑप्टिकल शक्ति के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है? कॉर्निया होता है। और नेत्रदान के टाइम इसी कॉर्निया का आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण, एस्ट्रोजन का स्रावण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अंडाशय जो होता है जिसे ओवरी कहा जाता है ये फीमेल में पाया जाने वाला एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। ये क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन, एक मिनट, इसका कार्य क्या होता है? तो ये डिंब का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन ए भी इसका सही है। प्रोजेस्टेरॉन का भी स्राव करता है और एस्ट्रोजन का भी स्राव करता है। अंडाशय क्या करता है? ओवरी क्या करता है? डिंब का निर्माण करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकालता है, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करता है। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अंडाशय के 3 भाग होते हैं, एक होता है सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। अगर आपसे पूछा जाए ओवरी को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है तो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी व्यक्ति में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि वो बीमारी जो ह्यूमन से नहीं नॉन ह्यूमन से पहुंच रही है, यानी कि एनिमल्स से पहुंच रही है, तो उस बीमारी को पशुजन्य बीमारी या फिर एनिमल डिजीज कहेंगे, क्योंकि वो नॉन ह्यूमन है तो उसे क्या कहेंगे? पशुजन्य बीमारी यानी कि एनिमल डिजीज कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी बीमारी को, जो पशुजन्य बीमारी होता है, नॉन ह्यूमन डिजीज होता है, एनिमल डिजीज होता है, इसी को जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। यहाँ पे पशुजन्य बीमारी ना देकर अगर जूनोटिक डिजीज भी दिया होता तो भी आपका सही हो जाता, क्योंकि पशुओं से ह्यूमन में पहुँचने वाले रोग को जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है, जूनोटिक रोग भी कहा जाता है। ये जानवर जो होते हैं
ये जानवर से ह्यूमन में पहुंचते हैं बाई वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक आदि इसके वाहक होते हैं। उनके माध्यम से ये जानवरों से जानवरों में या फिर जानवरों से इंसान में पहुंच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? वायु, तपिये, जल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पीलिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? ये देखिए आपका बिहार TRE 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम सभी को पता है दूषित जल से पीलिया रोग होता है। पीलिया रोग को ही जॉइंडिस कहा जाता है। जॉइंडिस क्यों होता है? जॉइंडिस जब दूषित जल होता है उसको पीने से पीलिया रोग होता है। ठीक है, पीलिया रोग में क्या होता है? पीलिया रोग में हमारा जो रक्त होता है उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन एक प्रकार का पीले रंग का वर्णक होता है जो उत्सर्जी अंग होता है, जो हमारे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। ये बिलिरुबिन जो हमारे मूत्र और पॉटी को, फैकल मैटर को पीला रंग प्रोवाइड करता है। इसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है जिससे पीलिया रोग हो जाता है। और ये फैलता किसके कारण है? तो ये दूषित जल पीने से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? भोजन संदूषित, जल उत्पन्न बीमारी, वायु उत्पन्न बीमारी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हेपेटाइटिस ए जो है ये HIV के कारण होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है? आंत जो हमारा जो यकृत होता है, हमारी जो लीवर होती है वो सूज जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और ये एक वायरस है HIV वायरस के कारण ये जो होता है हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब एक असंक्रमित यानी कि जिसको टीका नहीं लगा है असंक्रमित व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है तो यह रोग फैलता है। ठीक है, दूषित भोजन और पानी दोनों से यह रोग फैलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जनित विकार है? प्रदूषक जनित विकार है फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, न्यूमोकोनियोसिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्रदूषण जनित जो रोग होता है वो फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। साथ ही साथ न्यूमोकोनियोसिस ये भी एक क्या है? प्रदूषित जनित बीमारी है। इसमें ब्लैक रंग होता है। ब्लैक रंग जो होता है इस रोग का वाहक होता है। ब्लैक रंग रोग, इसको ब्लैक रंग रोग भी कहा जाता है क्योंकि यह कोयले की धूल से सांस लेने के कारण होता है। ठीक है, किससे होता है? कोयले की धूल से सांस लेने के कारण होता है। जबकि बात करें कुष्ठ रोग की, जिसे लेप्रोसी रोग भी कहा जाता है, ये क्या होता है? ये प्रदूषित जनित विकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटी एसिड, एंटीबायोटिक या फिर एंटी एलर्जिक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा है कि इंडाइजेशन में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने एक सुना होगा नाम इनो का। इनो जो होता है ये अपच में यूज किया जाता है और ये एंटी एसिड का कार्य करता है। एंटी एसिड का कार्य करता है इनो, ये जो होता है अपच में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक लंग डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। ब्लैक लंग डिजीज किसमें होता है? किसानों में, कोयला खनिज से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था ब्लैक लंग डिजीज कोयला माइंस में कार्य करने वाले व्यक्तियों में देखने को मिलता है। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कोयला खदानों में कार्य करते हैं उनमें ब्लैक डिजीज होता है। इसी ब्लैक लंग्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है? न्यूमोकोनियोसिस। ब्लैक लंग डिजीज का दूसरा नाम क्या है? न्यूमोकोनियोसिस। और ये किसमें होता है? जो कोयला खदानों में कार्य कर रहे होते हैं, जो श्रमिक होते हैं कोयला खदानों के, उनमें ये डिजीज देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? अभी इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। हम सभी को पता है मस्तिष्क जो होता है ये अग्र, मध्य और पश्च 3 में विभाजित होता है। मस्तिष्क में कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं ये सेरिबेलम होता है। पोन्स और मेडुला ये मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम कहते हैं, पोन्स और मेडुला ये पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। और ये जो पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं ये क्या करते हैं, किसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, बीपी को, यानी कि ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे उल्टी आना, सांस लेना, इन सबको कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा, मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगाटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। जैसे हृदय की धड़कन, रक्तचाप को नियंत्रित करना, पाचन करना, छींकना, खांसना, उल्टी आना, ये सब कौन करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से, कान से, आंखों से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो ट्रैकोमा डिजीज होती है ये आंखों से संबंधित होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंखों से। ट्रैकोमा डिजीज किससे संबंधित होती है, आंखों से संबंधित होती है। ठीक है, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैकोमा डिजीज किससे होता है, तो ट्रैकोमा डिजीज जो होता है ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रैकोमा डिजीज किस प्रकार का डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है। तो जो ट्रैकोमा डिजीज है ये एक जीवाणु द्वारा होता है, यानी कि ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये जो बीमारी है ये वहाँ विकसित होती है जहाँ पे अस्वच्छता रहती है, यानी कि गंदगी रहती है। और वहाँ पे जहाँ पे मक्खियाँ जो होती हैं, जो घरेलू मक्खी होता है वो अधिक होता है, वहाँ पे ये बीमारी क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो देखिए मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही मायोपिया दिख रहा है। ये मैंने नहीं बनाया है, ये आपका TRE 2.0 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे TRE में आया हुआ था जिसमें पूछा था कि शाकाहारी, मतलब उसमें पूछा था कि वे एनिमल्स जो केवल फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं, जो मांस का सेवन नहीं करते, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन में केवल ओमनीवोरस, कॉर्निवोरस और हर्बीवोरस ही दिया था, उसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी नहीं दिया था। इसी तरह BPSC जो होता है उसके ऑप्शन बहुत क्रिटिकल होते हैं और उसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो अलग होता है। आपको उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके और उसके ज़्यादातर उसके ऑप्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि BPSC का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, उसका ऑप्शन टफ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उसने मायोपिया दे दिया इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब जो हिंदी स्टूडेंट है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से इसको याद किए होंगे, लेकिन निकट दृष्टि दोष हिंदी वाले ट्रांसलेशन में भी नहीं दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इंग्लिश वर्ड के भी होने चाहिए। मायोपिया मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, या पास और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, याद करने के लिए हम लोग कोई भी लॉजिक लगा लेते हैं, जनरली हमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमें ऐसे याद कर लेना कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट अर्थात निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की चीजें नहीं दिखेंगी, दूर, एक मिनट, ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखती हैं, निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तुएं दिखेंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में हमें अशुद्धता होगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। यहाँ पे अगर नॉट होता तब ऑप्शन ए सही होता है, ये ऑप्शन ए सही नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, और दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं दिखती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें क्या होता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। निकट की वस्तुओं को हम देख लेते हैं और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर के जो टीके होते हैं वो प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे कार्य करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रख के, सीधे कोशिका में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनने में सक्षम करके। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख के। वेक्टर टीके जो होते हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित चीड़ SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। उस समय कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविड टीकाएं जो होती हैं वो प्रतिरक्षी प्रक्रिया को जीवित चीड़ SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़े मिलाना है, यानी कि किस बीमारी को क्या कहा जाता है यहाँ पे वो बताना है। एनोरेक्सिया, इंसोमेनिया, डिस्पनिया या एनोशुमेनिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका एनोरेक्सिया दिया हुआ है, एनोरेक्सिया खाने का विकार होता है। एनोरेक्सिया किससे संबंधित होता है? खाने के विकार से संबंधित होता है। और इंसोम्निया ये नींद से संबंधित होता है। इंसोम्निया किससे संबंधित होता है? नींद से संबंधित होता है। और डिस्पेनिया ये सांस की तकलीफ होती है। एनोशोमिया ये गंधक की आंशिक या पूर्ण हानि होती है, यानी कि गंधक से संबंधित, गंध से संबंधित विकार होता है। तो 1 और 2 इसका सही जवाब, गलत जवाब हो जाएगा, और जो सही होगा वो होगा 3 और 4। 3 और 4 तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 3 और 4 ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं। इंसोनिया नींद से संबंधित है और एनोरेक्सिया खाने के विकार से संबंधित है। ठीक है, एनोरेक्सिया किससे संबंधित है? खाने के विकार से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिंगल क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। एनोरेक्सिया किससे संबंधित है? खाने के विकार से। इंसोनिया नींद से संबंधित है। डिस्पेनिया ये सांस की तकलीफ से, और एनोशीमिया ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सैनिगाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। दूसरा दिया हुआ है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोरोसिस यानी कि NCC कहा जाता है। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए और 2, दोनों ही इसका सही जवाब है, पहला और दूसरा। क्यों? क्योंकि जो टेनियासिस है ये आंतों का संक्रमण है, बिल्कुल सही बात है। और ये टेप वर्म की 3 प्रजातियां जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सैनिगाटा और टीनिया एशियाटिका के द्वारा होता है टेनियासिस, और ये आंतों का संक्रमण है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोरोसिस यानी कि NCC कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? रोग किसके कारण होता है? इससे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे पारा से कौन सा रोग होता है, लोहे की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है, कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करें इटाई रोग, तो जब कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम का सिंबल होता है CD। कैडमियम का सिंबल क्या होता है? CD होता है। कैडमियम का सिंबल होता है CD। वहीं पे बात करें जब पारा की मात्रा अधिक हो जाती है, पारा को मरकरी कहा जाता है और इसे Hg लिखा जाता है। पारा का फुल फॉर्म सिंबल क्या होता है? Hg होता है, इसे मरकरी कहा जाता है। अगर इसकी अधिकता अधिक हो जाती है, इसकी हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो मिनीमाटा रोग होता है। क्या होता है? मिनीमाटा रोग होता है। मिनीमाटा रोग किसकी अधिकता से? मरकरी या पारे की अधिकता से। कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दवाई उत्पादन निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है? यानी कि यहाँ पे पूछा है कौन सी वो दवा है जिसके उत्पादन के लिए, जिसको बनाने के लिए, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि एक से अधिक। जो एंटीसेप्टिक दवाएं होती हैं इसमें एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण के लिए। साथ ही साथ बात करें आपकी जो एंटीपैरेटिक होती है उसमें भी कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन यानी कि रिडक्शन, या फिर जलीय विश्लेषण, या फिर हाइड्रोलाइसिस जिसे कहते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केचुए में कितने पॉट्स हृदय होते हैं, यानी कि हाउ मेनी लैटरल हर्ट्स आर फाउंड इन अर्थवार्म। अर्थवार्म में कितने हृदय कितने हर्ट होते हैं? तो केचुए में जो हर्ट होते हैं वो कुल 5 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? अगर टोटल पूछा जाए तो 5 जोड़ी यानी कि 10 हर्ट होते हैं। ये जोड़े में अगर पेयर में पूछे तो 5 पेयर, और अगर टोटल पूछे तो 10 हर्ट्स होते हैं। उसमें से आपको लैटरल हर्ट बताना है कि लैटरल हर्ट कितने होते हैं। तो लैटरल हर्ट 8 होते हैं। केचुए में लैटरल हर्ट कितने होते हैं? 8 होते हैं। केचुए में कुल हर्ट की संख्या कितनी होती है? केचुए में कुल हर्ट जो होते हैं वो 5 जोड़ी होते हैं, और उसमें से लैटरल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, 8 लैटरल होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं हर्ट? तो केचुआ जो होता है, केचुआ खंडों में डिवाइड होता है, हम सभी को पता है खंडों में डिवाइड होता है। तो इसके शरीर का जो 7वां खंड है, 9वां 11वां और 13वां, 7, 9, 11 और 13वें खंड में हर्ट जो होता है वो मौजूद होता है। इनकी जो संख्या होती है वो 5 जोड़ी होती है, यानी कि 10 हर्ट पाए जाते हैं। 500 हर्ट में 8 पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 81,000 प्रजातियां जीवों की और 47,000 प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव, आणविक लक्षण, रासायनिक संरचना, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आणविक लक्षण। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का जो वर्गीकरण है वो आणविक लक्षण के आधार पर सबसे अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप अपना कोई उचित राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साइंस के क्वेश्चन के साथ अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन, साथ ही साथ बिहार जीके के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी, बिहार पूर्वावलोकन, घटना चक्र, बिहार से रिलेटेड एग्जाम जिसमें आपको घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक से अभिषेक सर द्वारा सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक तत्काल प्रभाव से पहुँच जाए। थैंक यू।